Hello everyone, welcome to Augusta Academy. Today we are going to see the sixth chapter of 11th physics. The name of the chapter is Mechanical Properties of Solids. So first of all, let us see what are mechanical properties. The physical properties that a material exhibit upon the application of forces are called as mechanical properties. मतलब ये वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हम तब ऑब्जर्व कर पाएंगे जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. ओके, सो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे इसमें कुछ ना कुछ डेफिनेशंस होंगे, सब बेसिक होंगे सारे प्रॉपर्टीज़ के, वो हम आज स्टडी करेंगे इस लेक्चर में. सो द फर्स्ट वन इज़ डिफॉर्मेशन. नाउ व्हाट इज़ डिफॉर्मेशन? व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट चेंजेस इट्स शेप और साइज और समटाइम्स बोथ. सो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा, साइज चेंज होगा या कभी कभी दोनों चेंज होंगे, तो उसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं. और जिस फोर्स की वजह से, जो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये डिफॉर्मेशन होगा, उस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं. अब यहाँ पे एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन शेप एंड साइज. शेप मतलब कोई भी शेप हो सकता है. जस्ट अगर हम देखेंगे कि अगर ये एक स्क्वायर है और ये दूसरा भी स्क्वायर ही है, दोनों में फ़र्क है साइज़ का. ये छोटे साइज़ का स्क्वायर है, ये बड़े साइज़ का स्क्वायर है. दोनों का शेप कौन सा है? तो ये शेप स्क्वायर है. अगर ये होगा तो ये ट्रायंगल, ये दोनों शेप अलग हो जाएंगे, पर ये साइजेस अलग है, शेप सेम है. सो ये हमें ध्यान में रखना है कि शेप चेंज होना और साइज चेंज होना, इसमें क्या फ़र्क है. तो कभी कभी सिर्फ शेप चेंज होगा, कभी कभी सिर्फ साइज चेंज होगी, या कभी कभी दोनों भी चेंज होगा. तो जिस फोर्स की वजह से होगा उसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं. अगली एक प्रॉपर्टी हम देखने वाला है जिसका नाम है इलास्टिसिटी. अब इलास्टिसिटी का डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशन है when the body regains its original size and shape after the removal of forces it is called as elasticity. मतलब जब भी कोई बॉडी, हमने अगर उस पर फोर्स अप्लाई किया तो उसने शेप और साइज चेंज किया, जैसे ही हम फोर्स रिमूव करेंगे, उसके ऊपर का फोर्स निकाल लेंगे, तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ जाएगी. इट विल रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप. जस्ट लाइक अ स्प्रिंग. हम जब स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई करेंगे वो तो दब जाएगी, पर जब हम हाथ हटा लेंगे वो उसके ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी. तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इलास्टिसिटी. और ऐसी बॉडीज़ जो वापस आ जाती है शेप में, उन्हें हम इलास्टिक बॉडीज़ कहते हैं. सिमिलरली प्लास्टिसिटी नाम की एक प्रॉपर्टी है. इट इज़ अगेन डिफाइंड एज व्हेन द बॉडी डज नॉट रिगेन, ये ध्यान में रखिए, द बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिसिटी. और ये भी सेम है आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्सेस. मतलब अगर हम क्ले का एग्जांपल लेंगे तो क्ले पे अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, पर जब हम उसके ऊपर का फोर्स हटा देंगे तो भी उसका शेप जो है वो वही रहेगा जो चेंज हुआ था, वो उसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आएगी. तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी. और ऐसी जो बॉडीज़ होती है जो प्लास्टिसिटी शो करती है, उन्हें हम प्लास्टिक बॉडीज़ कहते हैं. अब यहाँ पे एक और पहलू हम ध्यान में रखेंगे कि देयर इज़ नो बॉडी विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक. परफेक्टली इलास्टिक एक भी बॉडी नहीं है. मतलब जब भी हम फोर्स रिमूव करेंगे तो वो शेप रीगेन तो करेगी, पर वो 100% पहले जैसा कभी भी नहीं होता. सो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी एक थियोरेटिकल टर्म है, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है. रबर बैंड भी अगर हम स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो वो शेप तो रीगेन करेगा, पर हल्का सा चेंज उसके ओरिजिनल शेप में और बाद में छोड़े हुए शेप में रहेगा, जो काफ़ी निग्लिजिबल होगा, तो हम इजीली उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते. तो ये ध्यान में रखिएगा कि देयर इज़ नो बॉडी विच इज़ परफेक्टली इलास्टिक. अगला जो हम टर्म देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, ये दोनों टर्म्स है. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस मतलब क्या होता है. तो स्ट्रेस का डेफिनेशन है द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. जब भी हम किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें रेजिस्टेंस मिलेगा उस बॉडी से. हमें कुछ ना कुछ ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो डिफॉर्म होगी. तो वो जो फोर्स हमें रेजिस्टिंग में मिलता है, या वो ऑब्जेक्ट जो रेजिस्ट करता है, उसको उस बॉडी का इंटरनल स्ट्रेस कहते हैं. द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस. इट इज़ सिंपली द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट और द बॉडी. ओके, तो स्ट्रेस का हम फॉर्मूला अगर देखेंगे तो इट इज़ डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया. जो भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट एरिया, कितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, उसे हम स्ट्रेस कहते हैं. अगर इसको डिनोट किया जाए तो इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया. इसका यूनिट अगर देखेंगे हम, ऐसा यूनिट इसका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल. ये दोनों यूनिट हम स्ट्रेस के लिए यूज़ कर सकते हैं.
अगली हमारी प्रॉपर्टी बहुत आसान है, जो स्ट्रेन। स्ट्रेन मतलब क्या होता है? इट इज़ सिंपली द रेशो ऑफ चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका डिफॉर्मेशन होगा, तो उसका जितना डिफॉर्मेशन हुआ है उतना डिफॉर्मेशन अपॉन उसका ओरिजिनल जो था वो साइज़। मतलब क्या? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब चेंज इन डायमेंशन हमें ये याद रखना है कि सपोज अगर 10 सेंटीमीटर का एक बार होगा, उसको हमने इलोंगेट किया तो वो 11 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। सो चेंज इन डायमेंशन वी हैव टू कंसिडर दैट 1 सेंटीमीटर विच इज़ एक्सटेंडेड ओनली। हमें टोटल 11 नहीं लेना है। सो स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब उसके इसमें आएगा ये 1/10। अगर वो रॉड का केस लेंगे हम तो इट इज़ 1/10, दैट इज स्ट्रेन। अब इसमें और भी कुछ टाइप्स आते हैं, जैसे स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। जब हम लेंथ के हिसाब से देखेंगे, जब कोई लेंथ में स्ट्रेस अप्लाई होगा तो दो तरीके से होगा। एक तो वो जहाँ ये एक केस में देखिए, फर्स्ट बॉडी क्या हो रहा है, दोनों तरफ से उसको खींचा गया है। ये जो एरोस है वो फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस है, तो अगर दोनों को खींचा जाएगा तो वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, या उसके डायमेंशन में जो चेंज आएगा वो हो गया टेंसाइल स्ट्रेन। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हमने यहाँ पे बी देखा तो दोनों तरफ से बॉडी को अंदर पुश किया जा रहा है, दैट इज़ कॉम्प्रेस किया जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, या उसमें डायमेंशन में जो चेंजेस आएंगे उसको हम कहेंगे कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस के लिए ये देखिए, ये इस तरह से लिखा जाता है डेल्टा एल अपॉन एल, जहाँ पे डेल्टा एल मतलब है चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल मतलब है ओरिजिनल उस रॉड का या उस ऑब्जेक्ट का लेंथ। जैसे ये अलॉन्ग द लेंथ हुआ, इसको लॉन्जिट्यूडनल भी कहा जाता है। उसी हिसाब से अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये एक यहाँ पे क्यूबॉइड है और ये दूसरा क्यूबॉइड है। इसमें और इसमें सपोज अगर ये होता है कि इसको हमने फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, सॉरी शेप नहीं, साइज अगर चेंज हो गया तो उस स्ट्रेन को हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहेंगे, और जो इसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहेंगे। तो जिस हिसाब से स्ट्रेस या स्ट्रेन अप्लाई होते हैं या चेंज होते हैं उस हिसाब से हम उसको डिनोट करते हैं। जो लीनियर हुआ तो उसको हमने कहा लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस या स्ट्रेन, या टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस या स्ट्रेन। अगर वॉल्यूम में फ़र्क आ रहा है तो उसको हम कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या स्ट्रेन। आगे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ देख रहे हैं इस चैप्टर का, जो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है वो पहले देखेंगे कि विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इलास्टिक लिमिट मतलब क्या? जब तक स्ट्रेस जितना अप्लाई किया उतना स्ट्रेन हो रहा है और स्ट्रेस रिमूव करने के बाद बॉडी रीगेन कर रही है, एग्जैक्टली रीगेन कर रही है। अभी हमने तो देखा कि परफेक्टली इलास्टिक कोई बॉडी नहीं रहती, पर मैक्सिमम पॉसिबल वो अपना शेप रीगेन कर रही है, दैट इज इट्स इलास्टिक लिमिट। तो विद इन इलास्टिक लिमिट द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब सबसे पहले यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब क्या? सपोज दो बॉडीज़ एक दूसरे के कुछ रेशो में है, तो जब पहली बढ़ेगी तब दूसरी भी बढ़ेगी, पहली कम होगी तो दूसरी भी कम होगी, मतलब दोनों एक जैसा बिहेव करेंगे, सिर्फ रेशो अलग होगा। मतलब सपोज 1:2 के रेशो में कोई चीज़ है तो वो बढ़ेगी तो क्या होगा? अगर ये 2 हुई तो ये 4 होगी, ये 4 हुई तो ये 8 होगी, ये 10 हुई तो ये 20 होगी, रेशो मेंटेन रहेगा। ये हाफ हुई तो ये 1 होगी, मतलब उनका रेशो ऑलवेज 1:2 रहेगा। ये हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन के पहली बढ़ी तो दूसरी बढ़ेगी, पहली कम हुई दूसरी कम होगी। इन्वर्स प्रोपोर्शन मतलब क्या? जब पहली ज़्यादा बढ़ेगी, मतलब पहली बढ़ जाएगी, तब दूसरी कम होगी। पहली जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतनी दूसरी कम होगी, पहली जितनी कम होगी उतनी दूसरी बढ़ेगी, मतलब वो अपोजिट बिहेव करते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इन्वर्स प्रोपोर्शन। सो हुक्स लॉ के हिसाब से विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब जितना हम स्ट्रेस लगाएंगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, मतलब चेंज इन डायमेंशन उतना ज़्यादा होगा। ये काफ़ी बेसिक लॉ है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रेस अप्लाई होगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, जितना स्ट्रेस कम अप्लाई होगा उतना स्ट्रेन भी कम होगा। ओके, अब हम कुछ मॉड्यूलस देखेंगे। सबसे पहला है यंग्स मॉड्यूलस। तो यंग्स मॉड्यूलस क्या है? इट इज़ द रेशो ऑफ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब जितना भी अलॉन्ग द लेंथ स्ट्रेस अप्लाई हुआ उसका रेशो है जितना भी चेंज इन डायमेंशन हुआ, चेंज इन लेंथ हुआ, उससे। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे। यंग्स मॉड्यूलस को डिनोट किया जाता है y से। सो y इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस हम डिनोट करते हैं F/A से, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया, ये हमने पहले देखा। सो फोर्स F इज इक्वल टू mg, मास इंटू एक्सेलरेशन।
सो F इज इक्वल टू mg, ये हमने लिया यहाँ पे। एरिया, सपोज हम अभी अगर रॉड के हिसाब से ले रहे हैं तो उसका एरिया आएगा पायर स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन होगा सर्कल। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पायर स्क्वायर आया एरिया हमारा। अपॉन स्ट्रेन अगर देखेंगे हम, चेंज इन लेंथ दैट इज स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ दैट इज कैपिटल एल। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू mg अपॉन पायर स्क्वायर अपॉन एल दैट इज स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉपर्टी है मैथ्स की, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी जब होता है तब हम सीधा लेते हैं ए डी अपॉन बी सी, ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। तो उसी हिसाब से एम जी और एल आ गए साथ में, एम जी इंटू कैपिटल एल अपॉन पायर स्क्वायर एल। ये हो गया यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला। अगला मॉड्यूलस है बल्क मॉड्यूलस, जो कि रेशो है अगेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बट इट इज़ वॉल्यूमेट्रिक। सो ये डिनोट किया जाता है के से। सो बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये हो गया बल्क मॉड्यूलस का डेफिनेशन, यह है एक रेशो। अब ये हमें ध्यान में रखना है कि जैसे हमने स्ट्रेस के लिए यूनिट देखा था, स्ट्रेन एक रेशो होता है और रेशो के लिए कभी यूनिट नहीं रहता। सो कोई भी स्ट्रेन हो उसको यूनिट नहीं रहेगा। ओके, सो बल्क मॉड्यूलस के इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। उसके बाद तीसरा है आज का मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। सो यंग्स मॉड्यूलस हो गया, बल्क मॉड्यूलस हो गया, और तीसरा इस चैप्टर का है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये भी स्ट्रेस स्ट्रेन का रेशो है, जहाँ पे दोनों भी शेयरिंग के हैं, मतलब शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि शेयरिंग मतलब क्या होता है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है जो ब्लू इंक से दिखाया गया है। अगर हम इस एरो की डायरेक्शन में उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे, जस्ट इमेजिन कोई भी ऑब्जेक्ट एक लेयर बाय लेयर से बना होता है, हर एक लेयर इसके ऊपर आता है तब एक ऑब्जेक्ट पूरा बनता है। जस्ट इमेजिन के पैक ऑफ कार्ड्स है, हमारे ताश के जो पत्ते होते हैं वो एक के ऊपर एक रखे गए हैं, और उसको अगर हमने यहाँ से फोर्स लगा के धकेलेंगे ऊपर के कॉर्नर से, तो ऊपर वाले लेयर ज़्यादा डिफॉर्म होंगे, नीचे का बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होगा। तो ऐसा जब होता है तो इसको हम शेयरिंग कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम शेयरिंग कहते हैं। ये जो तरीका है डिस्प्लेस होने का, डिफॉर्म होने का, इसको हम शेयरिंग कहते हैं। तो शेयरिंग जब होता है तो एक हमें ध्यान में रखना है कि ये देखिए, ये यहाँ पे डेल्टा एल दिखाया गया है, मतलब वहाँ पे इतने लेंथ में शेयरिंग हुआ है। एंड शेयरिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड इन दिस एंगल, जिसको हम थीटा कंसिडर करते हैं। तो शेयरिंग के लिए शेयरिंग स्ट्रेस इज ऑलवेज टैन थीटा। ये ध्यान में रखिए कि जितना भी एक एंगल है उतना हम शेयरिंग हुआ ऐसे कहते हैं। सो टैन थीटा ये शेयर स्ट्रेस के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रेन इज अगेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस एफ अपॉन ए स्ट्रेस के लिए सेम रहेगा, अपॉन शेयर स्ट्रेन कितना चेंज हुआ है तो हम थीटा में लेते हैं वो। ओके, सो शेयर स्ट्रेन कितना स्ट्रेन हुआ वो हमने थीटा में कंसिडर किया। एफ अपॉन ए अपॉन थीटा दैट इज एफ अपॉन एरिया इंटू थीटा, एरिया इंटू दैट एंगल, और इसे डिनोट किया जाता है ईटा से। ये ईटा का सिंबल है, एक्सटेंडेड एन, इट इज़ ईटा। सो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ओके, अब हम कुछ बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। सबसे पहले ब्रिटल मटेरियल मतलब क्या होता है, ब्रिटल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है। दिस मटेरियल ब्रेक विद इन देयर इलास्टिक लिमिट सच एज ग्लास। ओके, ग्लास को हम थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करेंगे वो सह लेगी, पर जब भी थोड़ा भी ज़्यादा फोर्स हुआ उसके इलास्टिक लिमिट को क्रॉस करने से पहले ही वो ब्रेक हो जाएगी। वो प्लास्टिसिटी नहीं दिखाती, इलास्टिसिटी भी दिखाती है, बहुत कम दिखाती है, मतलब इट ब्रेक्स विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। ग्लास हो गया, हमारा चॉक हो गया बोर्ड के ऊपर जिससे हम लिखते हैं, प्लास्टिक मटेरियल कुछ हो गया, प्लास्टिक मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट चेयर्स, डिशेस एक्सेट्रा, वो मटेरियल भी देखिए अगर हम फोर्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे वो उसका टुकड़ा हो जाएगा। उसके बाद होता है डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल मतलब क्या, दिस इज़ द मटेरियल विच इज़ हैविंग लार्ज प्लास्टिक रेंज, मतलब ये बहुत ज़्यादा डिफॉर्म होगा, टूटेगा नहीं जल्दी से। जैसे कि मेटल्स में हमने देखा तो हम कॉपर हो गया, उसके बाद एल्यूमिनियम हो गया, ये इतने डक्टाइल होते हैं कि इसके हम खींच के स्ट्रेस करके हम वायर्स बना सकते हैं। सो उन मटेरियल्स को जिनकी रेंज, प्लास्टिक रेंज बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम डक्टाइल मटेरियल कहते हैं। उस प्रॉपर्टी को हम या उन मटेरियल को डक्टाइल मटेरियल कहेंगे। इसको डक्टिलिटी भी कहा जाता है, और इसको सिंपली ऐसे भी डिफाइन किया जाता है कि इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्म वायर्स बाय स्ट्रेचिंग। इनको हम जितना स्ट्रेच करेंगे उतना ये क्रॉस सेक्शन में छोटे हो जाएंगे, लेंथ में बढ़ते जाएंगे, वायर्स फॉर्म होंगे, पर ये जल्दी फ्रैक्चर नहीं होंगे। ठीक है, सिमिलरली एक और प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी या मेलिएबल मटेरियल हम कहते हैं।
इनको क्या कहते हैं हम कि इट कैन बी हैमर्ड इनटू शीट्स, इनको हम ठोक के हैमरिंग करके हम शीट्स फॉर्म कर सकते हैं, सच एज गोल्ड, स्टील एट्सेट्रा। हमने देखे काफ़ी शीट्स देखे हैं हमने। तो जिन मटेरियल को हम हैमरिंग करके, कंटिन्यूसली हैमरिंग करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको हम मेलिएबल मटेरियल कहते हैं। अगली आज की प्रॉपर्टी है हार्डनेस। अब यहाँ पे हार्डनेस और टफनेस दोनों दिए हैं। काफ़ी बार इनमें दिक्कत हो जाती है समझने में। एक बहुत सिंपल चीज़ हम देखेंगे कि क्या याद रखना है हमें हार्डनेस के बारे में और टफनेस के बारे में। हार्डनेस और टफनेस दोनों भी रेजिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ऑफर करती है, पर हार्डनेस वो रेजिस्टेंस है जो डिफॉर्म नहीं होने देता, मतलब इट इज़ रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। ओके, वो शेप चेंज नहीं होने देगा। हार्डनेस मतलब क्या, शेप चेंज होने में बहुत ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके उस बॉडी का डिफॉर्मेशन होगा, और इसको हम हार्डनेस कहते हैं। ये बॉडी डिफॉर्मेशन के लिए रेजिस्ट करके बाद में टूट भी जाएगी, पर वो शेप चेंज नहीं करेगी। डिफॉर्मेशन बहुत लेट होगा या नहीं होगा, इट इज़ कॉल्ड एज हार्डनेस। ओके, टफनेस मतलब क्या, इट इज़ रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। ये बॉडी डिफॉर्म होगी, जो टफ बॉडी है, हार्ड नहीं है, वो बॉडी डिफॉर्म होगी। ठीक है, वो अपना शेप चेंज करेगी, वायर में फॉर्म हो जाएगी, शीट में फॉर्म हो जाएगी, पर जल्दी फ्रैक्चर नहीं होने देगी, जल्दी वो टुकड़े नहीं होंगे उसके। इसके टुकड़े होंगे पर ये डिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, हार्डनेस मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं डायमंड का। टफनेस कोई भी सॉफ्ट मटेरियल, इवन प्लास्टिक के जो पॉलीथीन के जो बैग होते हैं हमारे, अगर हम उसको खींचेंगे तो उसका स्ट्रेच होगा वो मटेरियल, पर वो जल्दी फटेगा भी नहीं। रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज और फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज टफनेस, एंड रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, शेप नहीं चेंज होने देना, तो उसको हम कहते हैं हार्डनेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है ये हमें पता है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो फ्रिक्शन अगर डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज़ द प्रॉपर्टी विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट्स। स्लाइडिंग हो गए, रोलिंग हो गए, या टू ऑब्जेक्ट्स विच आर केप्ट एट रेस्ट, वो जो प्रॉपर्टी होती है कि जिसकी वजह से वो रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो फ्रिक्शन के भी 3 बेसिक टाइप है। एक ध्यान में रखिए, यहाँ पे हम सिर्फ थियोरेटिकल डेफिनेशंस ले रहे हैं, बेसिक्स हम देख रहे हैं कि किस चीज़ को हम आसान भाषा में क्या कह सकते हैं। इन सारे डेरिवेशंस, इन सारे चीज़ों के डेरिवेशन जो आते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस जो आते हैं, हम वो फिजिकल लेक्चर में या अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में देखेंगे। तो हम सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स देख रहे हैं कि किस चीज़ को हम क्या कह सकते हैं। ओके, तो फ्रिक्शन के भी 3 टाइप होते हैं, एक स्टैटिक है, दूसरा काइनेटिक है, तीसरा रोलिंग है। स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब क्या, इट प्रिवेंट्स द स्लाइडिंग मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत सिंपल है समझने में। अब कोई भी चीज़ हम दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो वो फिसलेगी नहीं मोस्टली। ठीक है, सब मतलब सपोज ये पेन मेरे हाथ में है अभी, अगर मैं मेरा हाथ टेढ़ा भी करता हूँ तो ये पेन गिर नहीं रही। अभी मेरा हाथ काफ़ी टेढ़ा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा एंगल में है, पर ये पेन गिर नहीं रही। तो ये पेन क्यों नहीं गिर रही, ये पेन में और मेरे हाथ के बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर सपोज मेरा हाथ ऑयली होता, अभी मेरे हाथ को ऑयल लगा होता या पेन को ऑयल लगा हुआ होता, तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होता और ये पेन गिर जाती। सो अभी इस लेवल पे जो फोर्स की वजह से ये पेन और मेरा हाथ एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है। दोनों चीज़ें एक जगह पे है पर वो स्लाइड नहीं होने दे रहे, इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा है काइनेटिक, मतलब एक्चुअली एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, वन बॉडी इज स्लाइडिंग ओवर द अदर बॉडी, जिसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। सपोज मैंने ये पेन रखी और मैं ये ढकेल रहा हूँ, आगे आगे फोर्स कर रहा हूँ, ये आगे जा रही है, पर मुझे कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इस पेज पे और पेज में और पेन में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन है, जिसको ओवरकम करने के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। तो ये जो फ्रिक्शन है कि एक बॉडी स्लाइड हो रही है और दूसरी बॉडी स्टेडी है, एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रही है, इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ही आसान है, जब गाड़ी चलती है तो उसके टायर्स जो रोल होते हैं, वन बॉडी इज रोलिंग ओवर द अदर बॉडी। यही पेन अगर मैं इस तरह से आगे रखेलूँगा तो ये रोल होते हुए जाएगा, इसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ओके, सो फ्रिक्शन चाहिए या नहीं चाहिए, इसके एडवांटेजेस भी है, इसके डिसएडवांटेजेस भी है, पर फ्रिक्शन बहुत ज़रूरी है डेली लाइफ के लिए। एडवांटेजेस में क्या होता है, हम वॉकिंग करना, टू होल्ड द थिंग्स, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी होता है। आप सब क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट देखते हो, बैट को ग्रिप क्यों ज़रूरी होती है कि पसीने की वजह से वो बैट हाथ से छूट सकता है। तो कोई भी चीज़ होल्ड करने के लिए वो ग्रिप मिलना, दैट ग्रिप इज़ नथिंग बट द फ्रिक्शन। ओके, सो वो रबर का ग्रिप क्यों डाला जाता है, क्योंकि वो फ्रिक्शन जनरेट हो, वहाँ पे फ्रिक्शन रहे।
तो उसकी वजह से फ्रिक्शन ज़रूरी भी है। वॉक भी हम नहीं कर पाते, अगर स्लिपरी फ्लोर है तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पे भी फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। गाड़ी के साइकिल के ब्रेक्स लगना, आप अगर साइकिल के ब्रेक देखे होंगे आपने, तो वहाँ पे ब्लॉक्स रहते हैं रबर के। जब आप ब्रेक लगाओगे तो वो रबर के ब्लॉक्स फोर्स करेंगे उस टायर के रिम के अगेंस्ट, फ्रिक्शन जनरेट करेंगे और साइकिल या गाड़ी रुकेगी। ओके, ये हो गए एडवांटेजेस। वैसे ही डिसएडवांटेजेस भी है फ्रिक्शन के। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट अपोजेस मोशन। मतलब कभी कभी जब हम साइकिल ही चला रहे हैं तो अगर 4-5 पेडल हम करेंगे, 4-5 पेडल्स के बाद साइकिल थोड़ी आगे जाके रुकेगी। क्यों रुकेगी? क्योंकि वो रोड के अगेंस्ट फ्रिक्शन है, हवा के अगेंस्ट फ्रिक्शन है, तो हमारा जो मोशन था उसको अपोज किया इसने। सो फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद इट प्रोड्यूसेस हीट। ये देखने के लिए बहुत सिंपल है, अगर आप आपके पाम भी, दोनों हाथ भी एक दूसरे के अगेंस्ट रब करोगे, उस फ्रिक्शन से हीट पैदा होगी। ये हीट कई बार डिज़ायर्ड नहीं रहती, ये डिज़ायरेबल नहीं होती है हीट, क्योंकि ये अफेक्ट करती है जब मशीन के पार्ट्स होंगे तो हीट की वजह से कभी कभी बर्न हो जाते हैं, तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। और दिस इज़ अगेन द थर्ड डिसएडवांटेज, कंज्यूम्स मोर फ्यूल। ये बहुत सिंपल है समझने में। अगर आप सपोज़ किसी रोड पर से, प्लेन रोड पर से साइकिल चला रहे हो और उसके बाद कोई ऊबड़ खाबड़ सड़क आ जाती है, उसके ऊपर साइकिल चलाने में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, या गाड़ी होगी तो उसको बहुत ज़्यादा फ्यूल लगेगा। इट कंज्यूम्स मोर फ्यूल और एनर्जी एज वेल। तो ये भी डिसएडवांटेज है, ये भी डिज़ायरेबल नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फ्रिक्शन ज़्यादा है पर हमें उसको कम करना पड़ेगा। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन हम कैसे करें, कैसे हम रिड्यूस करें इस फ्रिक्शन को? सो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग ऑयल आते हैं मार्केट में, उसको हम, ऑयल हो गए, सोप हो गए, वैक्स हो गए, ये लुब्रिकेटिंग मटेरियल है, उसको हम जब दो स्लाइडिंग या रोलिंग सरफेसेस में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। उसके बाद अगर दो रोलिंग सरफेसेस है तो उसमें अगर हमने बेरिंग लगा दिए, बॉल बेरिंग्स लगा दिए, तो उससे भी जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा। काइनेटिक मोशन फ्रिक्शन को वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेगा। जो दोनों घिस रहे हैं पार्ट, अगर हम दोनों के बीच में बेरिंग डालेंगे तो बेरिंग से वो काफ़ी स्मूथ मोशन करेगा। हमारे सीलिंग फैन में भी बेरिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं डेली लाइफ में जिसमें बेरिंग होती है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम अब देखने जा रहे हैं, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है ये हम देखेंगे। कोई भी चीज़ अगर हम इलोंगेट करेंगे तो एक पॉइंट पे आके वो पहले इलास्टिक लिमिट में रहेगी, बाद में वो प्लास्टिक हो जाएगी, उसका शेप परमानेंट रहेगा और उसके बाद में वो टूटेगी। तो वो हमने अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन के कर्व में प्लॉट किया तो कैसा रहेगा, ये इस कर्व में हम देखेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे हम, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन है। अब यहाँ पे हमें क्या टर्मिनोलॉजी याद रखनी है वो देखिए। ये सबसे पहले है ओ ए। ये ओ ए जो रीजन है, यहाँ पे हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे इसको हम प्रोपोर्शनल लिमिट भी कहते हैं। जब एक ध्यान में रखिए, जब दोनों चीज़ें साथ में बढ़ेगी, एक्स और वाई एक्सिस दोनों साथ में बढ़ेंगे, तो ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। मतलब सपोज यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, यहाँ पे भी है 0.1, 0.2, 0.3। तो ये दोनों देखिए, ये अगर हमने सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो ये हमेशा पॉइंट एक लाइन में आगे बढ़ेंगे। सो ये ओ ए जो है, ये एक स्ट्रेट लाइन आती है हमेशा, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल लिमिट है वेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, ए मतलब ये यहाँ पे क्या होगा कि पॉइंट ए तक जितना हमने स्ट्रेस लगाया उतना स्ट्रेन हुआ, उतना डायमेंशन में चेंज हुआ। और ये इलास्टिक लिमिट भी है, मतलब यहाँ पे इलास्टिसिटी तो वैसी भी है। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं पॉइंट बी तक, ए टू बी, ये उसका इलास्टिक लिमिट है। यहाँ पे इलास्टिसिटी यहाँ पे भी शो कर रहा है, ए टू बी में भी शो कर रहा है, पर फ़र्क क्या है, ओ ए में प्रोपोर्शनल लिमिट में है और यहाँ पे प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं है, प्रोपोर्शनल लिमिट ए तक ही है। मतलब यहाँ तक जो हमने खींचा था सपोज एक रबर बैंड, तो यहाँ से छोड़ने पे वो वापस उसके ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। और ए टू बी में वो ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा, वो छोड़ने के बाद कम होगा, रिट्रैक्ट होगा, पर ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। सपोज़ अगर हमने एक ये साइज़ का रबर बैंड लिया और इसको हमने स्ट्रेच किया यहाँ तक, तो वो छोड़ने के बाद ए टू बी में क्या होगा, छोड़ने के बाद वो कम तो होगा पर वो इधर ही रुकेगा, वो अल्टीमेटली इतना रहेगा, वापस उसके ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं, पर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ये पार्ट कवर नहीं होता, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। प्रोपोर्शनलिटी सिर्फ ओ से लेके ए तक है, ए से लेके बी तक, इस पॉइंट बी को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो वो प्लास्टिक जोन आ जाएगा। मतलब क्या, हमने ये इस रबर बैंड को सपोज खींचने के बाद उसकी लेंथ बढ़ी, पर छोड़ने के बाद डिफॉर्मेशन जो होगा
वो डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाने के बाद वो बॉडी रीगेन नहीं करेगी, मतलब ये हो गया प्लास्टिक जोन। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि O से लेके A तक है प्रोपोर्शनल लिमिट, A से लेके B तक है इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट B को हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। उसके बाद प्लास्टिक जोन आएगा, ये इलास्टिक जोन है, ये प्लास्टिक जोन आएगा, और पॉइंट D को एक लिमिट ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगा। सो दिस इज पॉइंट D इज द फ्रैक्चर पॉइंट। तो ये हमें ध्यान में रखना है, पॉइंट D इज फ्रैक्चर पॉइंट। सो इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व वर्क करेगा कोई भी चीज़ को खींचने पे और उसके ब्रेकेज तक खींचने पे। O से A तक प्रोपोर्शनल लिमिट, पॉइंट B है इलास्टिक लिमिट, और पॉइंट D है फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, सो ये होगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इस वीडियो में अभी तक हमने सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर के वो देखे हैं। होपफुली आपको सारे समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट्स में या व्हाट्सएप पे पूछिए। जब हमारा फिजिकल लेक्चर होगा या अगला जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम इसके सारे डेरिवेशन और प्रॉब्लम्स और डिटेल जानकारी इसी सारे टॉपिक्स की लेंगे। थैंक यू।